आज आपको प्रश्नावली 1.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले क्वेश्चन में का पहला खंड है 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, दूसरा 196 तथा 38,220 का, तीसरा क्वेश्चन है 867 तथा 255 का। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं इसलिए शुरुआत कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको पता है? भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो हम क्या करते हैं 135 और 225 का एलसीएम याद करना होता है। तो छोटी संख्या 135 से 225 में भाग देते हैं। तो यहाँ आपका भाज्य है 225 और भाजक है 135। तो भाज्य 225 में 135 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। शेष कितना बचेगा? 225 में से 135 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9। तो शेषफल कितना बचा? 90। तो भाजक गुणे भागफल, भागफल 1 हुआ, शेषफल हो गया 90। अगली बार हमें क्या करना है? शेषफल से इस भाजक में भाग देना है। तो फिर भाजक आपका भाज्य कितना हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा 135। तो 135 बराबर आपका भाजक हो गया 90। जो शेष बचा वो भाजक हो जाता है। कितनी बार जाएगा? जब 135 में भाग देंगे एक बार जाएगा। कितना शेष बचेगा? जो शेष बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 घटा 4 बचेगा 45। फिर इस 45 से इस वाले भाजक में भाग देंगे तो भाजक कितना हो गया? 90 बराबर 45। 90 में भाग देना कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूना 90, शेष कितना बचा? 0। जब आपका शेष 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो भाजक है वही दी गई संख्याओं का मासा आएगा। तो 135 तथा 225 का मासा मतलब HCF कितना हो गया? 45। इसी तरह से आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 196, 38, 220, 196 तथा 38, 220 ऐसे ही सॉल्व करना है। 196 से 38, 220 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? फिर यही प्रक्रिया सेम इस क्वेश्चन में सॉल्व लगाना है। इसके अगले वाले क्वेश्चन में भी वही प्रक्रिया लगाना है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यानी किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसके पहले वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल बताया गया था कि किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को 4q या 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। वहाँ समपूर्णांक को, यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक को लिखना है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। तो मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आपका a है, उसमें हम अगर 6 से भाग देंगे, कोई भी पूर्णांक मतलब 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, और यदि उसमें 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 0 से 5 तक या तो 0 बचेगा, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 और या फिर 5 बचेगा। 5 से बड़ी यानी 6 या 6 से बड़ी कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है जब हम किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं। किसी भी संख्या में 6 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, 4 या 5। मान लीजिए a में भाग देने पर भागफल आपका q होता है। कोई पूर्णांक a है उसमें भाग देते हैं तो भागफल मान लीजिए q होता है, और शेषफल आपका 0,
आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई आता है तो आप ए को क्या लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए भागफल क्यू हुआ और शेषफल 0 हुआ तो ए बराबर लिखा जा सकता है 6q + 0 भाजक गुणे भागफल। भागफल है आपका क्यू और भाजक क्या है? भाजक आपका 6 है। तो 6q + 0 प्लस शेषफल r है, यानी आपका भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रमेय के अनुसार, उसी नियम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर कोई संख्या ए है, उसमें 6 से भाग दिया जा रहा है, भागफल क्यू हुआ और शेषफल आर होता है। तो ए बराबर क्या होगा? 6q + r, 6q + r। फिर से नोट कर देते हैं 6q + r। r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई रखेंगे तो a का मान क्या होगा? जब r बराबर 0 तो a बराबर हो सकता है 6q + 0 यानी 6q हो सकता है जब r बराबर 0 है। फिर इसी तरह से a बराबर हो सकता है 6q + 1 जब r का मान 1 यानी जब शेषफल 1 बचेगा तब 6q + 1। और जब 2 बचेगा तो हो सकता है 6q + 2। फिर इसी तरह से 6q + 3, 6q + 4 या फिर 6q + 5। इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या तो 6q होगा या फिर 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6 से भाग देने पर बस इतनी तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सम कौन है और विषम कौन है। तो आप देख रहे हैं 6q सम है, यहाँ 2 से भाग दिया जा सकता है। 6q + 2, 6q + 2 यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3q + 1 और 2 से काट देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये भी सम है, ये भी सम है। 6q + 3 ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी सम है। 6q + 4 यहाँ 2 से कॉमन लेकर के काट सकते हैं, ये भी सम है। 6q + 5 ये भी सम है, क्योंकि इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता और इसमें नहीं जा सकता है। तो विषम कौन कौन से बचे हैं? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यानी किसी भी विषम पूर्णांक को या तो 6q + 1 यानी 6 से भाग देने पर 6q + 1 आता है, या फिर 6q + 3 आता है, या फिर 6q + 5 आता है। तो आप लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q या 6q + 1 या 6q + 2, 6q + 1 कॉमन करके 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें से सम विषम कौन है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे आप एक लाइन और लिख देंगे, उपरोक्त में 6q + 2, 6q + 4 सम है, सम संख्या है। अतः विषम संख्याओं को, विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 के रूप में लिख सकते हैं, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में शामिल सेना के 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाले सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में विभाजित करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? एक 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है
और सेना का बैंड बजाने वाले 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है। इन दोनों को समान स्तंभों में विभाजित करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? समान स्तंभों वाले संख्या में विभाजित करना है, तो स्तंभों की संख्या मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? कितनी पंक्तियों में इन्हें विभाजित किया जाएगा कि दोनों के समान स्तंभ बने, जितने इसके उतने ही इसके। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, जहां पर भी अधिकतम पूछेगा, अधिकतम के लिए आप HCF याद करेंगे। अधिकतम के लिए आप क्या याद करेंगे? HCF यानी महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर कुछ नहीं कहा है कि आपको कैसे याद करना है, तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, गुणन करने से, भाग विधि से, या किसी भी तरह से। यहाँ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से याद करते हैं। 32 तथा 616 का मासा, तो भाजक क्या होगा? 32 भाज्य क्या होगा? 616। तो 616 बराबर क्या होगा? 32 कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा सकता है? 8 बार जाएगा। 8 दूना 16, 8 सॉरी और अधिक बार जाएगा। छः सौ 16 में 32 से भाग देंगे तो 19 बार जाएगा। 32 गुणे 19, 19 और 32 का गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, 19 दिया 57, 3 60, तो हो जाएगा 608। तो 616 में से 608 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 19। 32 से 616 में भाग देंगे, 19 बार जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 8। आप भाग दे करके देख लेंगे। 32 से 616 में भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 608, घटाएंगे 8 बचेगा, शेषफल 8 बचा। अगला स्टेप क्या होता है? इस शेषफल से इस भाजक में भाग देते हैं, तो भाजक आपका भाज्य बन जाता है। 32 बराबर हो जाता है 8 से 32 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32, शेष कितना हो गया? 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो जो आपका भाजक है वही इनका मासा हो जाता है। तो 616 तथा 32 का मासा क्या होगा? 32 का मासा होगा 8। तब स्तंभों की संख्या कितनी होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8। ये आपका आंसर हो गया। इसके लिए मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी मान सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक a है, जिसमें 3 से भाग देने पर, जिसमें 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 0, 1 या 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अतः विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल क्या हो जाएगा? मान लीजिए यम बार जाता है, 3 से भाग देने पर भागफल यम होता है, तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0, यानी हो जाएगा 3m, या फिर आपका हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1, यानी 3m प्लस 1 हो जाएगा। a का मान या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा, और या फिर a का मान 3m प्लस 2 होगा, यानी 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये 3 तरह से, a का मान 3 प्रकार से मिल सकता है, या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 के रूप में, जहाँ यम कोई पूर्णांक है। यम कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 3 से भाग देने पर कोई भी पूर्णांक मान आ सकता है, कितना बार भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, a का मान है 3m, a का मान है 3m प्लस 1, a का मान है 3m प्लस 2,
आप लिखेंगे ए का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ए का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 3m लेने पर, ए का मान 3m लेंगे तो क्या होगा, 3m का वर्ग करेंगे, 3m का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 3m का वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3m स्क्वायर। थ्री एम स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3m स्क्वायर। हम यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वर्ग को 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बात वही है, m की जगह पे q कर देंगे, क्योंकि यहाँ m मान लिया गया, यहाँ हमें q मान लेना चाहिए था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर किसी कोई पूर्णांक है m, उसका वर्ग करते हैं तो हमें कोई ना कोई दूसरा पूर्णांक मिलता है। जैसे 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। इसी तरह से अगर हम किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। तो मान लीजिए m स्क्वायर का वर्ग, m का वर्ग करेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा। तो हम 3m स्क्वायर को क्यों मान लेते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर q। अगर 3m स्क्वायर बराबर q है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बराबर लिखा जा सकता है 3 इंटू क्यू, यानी जो a स्क्वायर था इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू क्यू। किसी भी पूर्णांक को 3q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है 3m+1। तो a का मान, जब a का मान 3m था तो 3m का वर्ग किए तो उसको 3q के रूप में लिख सकते हैं। फिर यदि हम a का मान 3m+1 लेते हैं, जब a बराबर 3m+1 तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m+1 का स्क्वायर, पूर्णांक का वर्ग करना है। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m+1 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका क्या बनेगा, 3m का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6m। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m 3 इंटू 3 यानी 3m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1। यहाँ आप देख रहे हैं यम क्या है, पूर्णांक है, उसका वर्ग करेंगे और 9 से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। यम स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा और 9 से गुणा करेंगे तो भी एक अलग पूर्णांक मिलेगा। तो मान लीजिए आपका 9m स्क्वायर प्लस 6m, यम का कोई मान रखने पर आपको क्यू मिल जाता है। तो यम का कोई मान रखने पर आपको, एक मिनट, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3m कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं, बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर q, क्योंकि q m का कोई भी मान रखेंगे तो एक नया पूर्णांक मिलेगा। मान लीजिए वो नया पूर्णांक q है, q कोई भी पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर हम q रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्यू प्लस 1। अतः a स्क्वायर को 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगला है यदि a बराबर है 3q+2 तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे उसी फार्मूले से, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 3 2 3 दूना 6 दूना 12, 12 क्यों नहीं यम, यहाँ यम है 3m+2, यहाँ पे भी है 3m+2, तो यहाँ पर भी होगा 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12, 12 है यम। अगली लाइन में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस 4। इसको तोड़ करके लिख लेते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस 3 प्लस 1। ये 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1, और ये हो गया प्लस 1। आप m का कोई भी मान रखेंगे तो एक नया पूर्णांक मिलेगा। ध्यान देंगे, यम एक पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर
प्लस 4m प्लस 1 एक नया पूर्णांक मिलेगा। यम एक पूर्णांक है, इसलिए 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्यू, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, क्यू भी कोई पूर्णांक है। और यदि इसकी जगह पर क्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्यू प्लस 1, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को आपने पहले देखा ए स्क्वायर का मान या तो 3q हो सकता है, या फिर 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है। क्वेश्चन में आप यम की जगह पर q कर लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 3q या फिर 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमें दिखाना है कि वो 3q या फिर 3q प्लस 1 के रूप में होता है। तो मान लीजिए कोई पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसमें 3 से भाग देते हैं। आप लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यम की जगह पर क्यू कर लेंगे, पूर्णांक है जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल यम होता है तथा शेषफल आर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस आर, जहां आपको पता है r बराबर 0, 1 या 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा या फिर 1 या फिर 2 बचेगा। तो a बराबर क्या हो सकता है, 3m प्लस 0 यानी 3m हो सकता है, a बराबर 3m प्लस 1 हो सकता है यानी 3m प्लस 1, या फिर a बराबर 3m प्लस 2 हो सकता है यानी 3m प्लस 2। r बराबर 0, 1 तथा 2 रखने पर अब फिर हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो पहले आप लिखेंगे a बराबर 3m, तब a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, यम एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो नया पूर्णांक मिलता है। 3m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 इंटू 3m स्क्वायर, और 3m स्क्वायर एक नया पूर्णांक है। 3m स्क्वायर बराबर क्यू लेने पर, 3m स्क्वायर बराबर क्यू लेने पर, चूंकि यम पूर्णांक है इसलिए क्यू भी एक नया पूर्णांक मिलेगा। चूंकि यम एक पूर्णांक है इसलिए क्यू भी एक पूर्णांक होगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, 3 इंटू 3m स्क्वायर की जगह पे क्यू लिख सकते हैं, 3 इंटू क्यू हो गया। फिर इसी तरह से पुनः a बराबर 3m प्लस 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर आपका होगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान देंगे विस्तार क्या होगा, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m। अगली लाइन में लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, इन दोनों में 3 कॉमन है 9m स्क्वायर प्लस 6m में। अब यम अगर पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर प्लस 2m भी एक पूर्णांक होगा। 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्यू लेने पर, क्योंकि यम एक पूर्णांक है इसलिए क्यू भी एक पूर्णांक होगा। तो क्यू एक नया पूर्णांक मिलेगा तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3q प्लस 1। मान लीजिए यम का मान 2 आता है तो 2 दूना 4 तियां 12 और 2 दूना 4, 12 4 16, यानी एक नया पूर्णांक मिला। क्यू का मान यहाँ 16 है अगर यम का मान 2 है। इस तरह से यम का मान चेंज होगा तो क्यू का मान भी चेंज होता रहेगा। फिर पुनः इसी तरह से जब a बराबर 3m प्लस 2 इक्वल 3m प्लस 2 लेते हैं
जब a बराबर 3m+2 लेते हैं तो आपको क्या आता है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m+2 का होल स्क्वायर, और 3m+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस 4। अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m, और प्लस इसको तोड़ लेते हैं 3 + 1। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन किए तो क्या बचा, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 और फिर प्लस 1। यम एक पूर्णांक है तो यम का मान कुछ रखेंगे तो एक नया पूर्णांक मिलेगा, तो मान लीजिए वो क्या है, q है। तो आप लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर q रखने पर तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 3 और इसकी जगह पे हो गया q प्लस 1। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को या फिर 3q लिख सकते हैं या फिर 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बाकी अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। 5वां क्वेश्चन, वहां घन करना है, यहाँ वर्ग करना है, अगले क्वेश्चन में घन करना है। बाकी क्वेश्चन सेम है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं किस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। और जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो को दोबारा देख लेंगे, दोबारा से उसको पॉज करके रोक करके आराम से देख लेंगे, नोट कर लेंगे।